भागदौड़ भरी जिंदगी में न जाने कहाँ खो सी गई थी वह। बहुत दिनों के बाद घर गई थी माँ के बार बार कहने पर। 8 साल की नौकरी में इस बार 15 दिन घर रुकी थी। वापस गाजीपुर जा रही थी। आज मधुलिका ट्रेन में बैठी बार बार अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। बस सब एक ही बात कहते हैं, मधुलिका अब तुम 32 की हो गई हो, अब कितना वक्त लगाओगी? अब तो तुम्हारे पास नौकरी भी है, अब तो शादी कर लो। लखनऊ से गाजीपुर तक का सफर वैसे तो 7-8 घंटे का ही है, मगर आज बहुत उलझन और परेशानी में थी तो सफर बहुत उबाऊ लग रहा था। सिर्फ एक ही बात, क्या किसी के पास और कोई काम नहीं है सिवा मेरी शादी के? मधुलिका के मन और दिल की अजीब कश्मकश थी। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो किसी को झेलने की क्षमता नहीं है। अकेले रहते रहते बिल्कुल आदी हो चुकी है। किसी का भी दखल बिल्कुल पसंद नहीं है उसे। वो अचानक से चौंकी जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह लगभग 35-36 वर्ष का आकर्षक व्यक्तित्व, आवाज से शालीन और उसके चेहरे पर से सौम्यता झलक रही थी। बोला, मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, आप कहीं विचारों में खोई हुई थी, इसलिए मैंने आपके कंधे पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दीजिए, क्या मैं आपकी सीट पर बैठ सकता हूँ? कहीं और जगह नहीं है? मधुलिका ने बड़ा संक्षिप्त सा उत्तर देते हुए कहा, जी बिल्कुल। वो अजनबी मधुलिका की सीट पर बैठ गया। 2-3 घंटे के बाद कंपार्टमेंट में बहुत कम लोग बचे। रात का समय था और सफर अभी 4 घंटे का बाकी था। मधुलिका के मन में डर और ढेरों आशंकाएं थी, मगर फिर भी वह खुद को फोन में व्यस्त करने में लगी थी। पर निगाहें उस अजनबी पर थीं। वह अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। मधुलिका इतना समझ चुकी थी कि वह भी गाजीपुर ही जा रहा था। अब तो मधुलिका में और डर घर कर रहा था। कुछ देर बाद वो खुद से बोला, मैम आपको कहाँ तक जाना है? मधुलिका ने बस इतना ही कहा कि ये ट्रेन जहाँ तक जाती है। वह मुस्कुराया, ओह, मतलब आपकी और मेरी मंजिल एक ही है। वह फिर बोला, घर है आपका वहाँ? मधुलिका झल्लाते हुए मगर शिष्टता से बोली, मैं रेलवे डिपार्टमेंट में हूँ और गाजीपुर में ही तैनात हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं अमिश, गाजीपुर का नया जिलाधिकारी, और आपको डरने की जरूरत नहीं है। मधुलिका, मैं क्यों डरूंगी? अमिश, मैं घबराहट आपके चेहरे पर महसूस कर रहा था। मधुलिका, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर मधुलिका ने चैन की सांस ली। लगभग 4 घंटे के बाद पूरा कंपार्टमेंट ही खाली हो गया था। अमिश मधुलिका से बातचीत करने लगा। बातों बातों में पता चला कि अमिश 36 साल के हैं, मगर अभी तक शादी नहीं हुई। मधुलिका की तरह ही अमिश के भी घर वाले शादी के लिए कहते हैं, मगर अमिश इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते। मधुलिका, आप गाजीपुर के जिलाधिकारी हैं, तो आप ट्रेन से क्यों जा रहे हैं? मधुलिका ने अमिश से पूछा। अमिश, मेरे ड्राइवर की अचानक से तबीयत खराब हो गई, इसलिए मुझे ट्रेन से जाना पड़ रहा है। मेरा तो रिजर्वेशन भी नहीं है। मधुलिका, आप खुद ड्राइव करके चले जाते। अमिश, आपको एक बात बताऊं, किसी से बताना मत, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। ये बात सुनकर मधुलिका हंस पड़ती है और कहती है, मुझे तो ड्राइविंग आती है, मगर आप तो जानते ही होंगे कि मैं रेलवे डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे रेलवे पास मिला है। बातों बातों में सफर कट जाता है। ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुँचने ही वाली होती है। मधुलिका, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अमिश, मुझे भी। मैं यहाँ का जिलाधिकारी हो गया। तुम्हें कभी भी कोई जरूरत पड़े तो निसंकोच मेरे ऑफिस चली आना। मधुलिका, जी सर, थैंक यू। ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है। दोनों एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। धीरे धीरे मधुलिका अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। 3 दिनों बाद मधुलिका के पास उसका जूनियर मानवेंद्र आता है। मधुलिका, मैम आपसे कोई मिलने आया है। मधुलिका, मुझसे मिलने कौन आया है? मानवेंद्र, पता नहीं, आप खुद ही मिल लीजिए। मधुलिका, मेरे केबिन में भेज दो। मैं आई कम इन? मधुलिका। मधुलिका, अरे अमित सर, आप अंदर आइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अमित ने एक पैकेट मधुलिका की तरफ बढ़ाया और कहा, तुम इसे ट्रेन में ही भूल गई थी। मैंने तुम्हें आवाज भी दी थी, पर तुमने सुना नहीं। मधुलिका, थैंक यू सर, मगर आपने तकलीफ क्यों की? किसी के भी हाथों भिजवा दिया होता। अमित, सोचा तो मैंने भी यही था, किसी के हाथों भिजवा दूं, मगर सोचा कि इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो जाएगी, तो खुद ही चला आया। मधुलिका, सर क्या मंगाऊं, चाय या कॉफी? अमित, कुछ नहीं, बस चलता हूँ। इतना कहकर अमित चले गए। मधुलिका ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाई, बस अमित को जाते हुए देख रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मधुलिका व्यस्त हो गई थी रोजमर्रा की जिंदगी में। 3 महीने बाद फिर से मधुलिका की मुलाकात अमित से हुई।
मधुलिका, सर आप यहाँ कैसे? अमिश, कुछ नहीं, वह माँ पापा आ जा रहे हैं, बस ट्रेन आने ही वाली है, मैं खुद उन्हें लेने आया हूँ। और तुम कैसी हो मधुलिका? मधुलिका, मैं अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं? अमिश, मैं भी अच्छा हूँ। इतने में ट्रेन आकर रुकती है। अमिश के माँ पापा उतरते हैं। अमिश उन्हें मधुलिका से मिलवाते हैं। अमिश, माँ पापा, ये मधुलिका है, ये भी अपने लखनऊ से है, यही गाजीपुर में स्टेशन मास्टर है। मधुलिका अमिश के माँ पापा से नमस्ते करती है। ये एक अनौपचारिक मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अमिश के माँ पापा मधुलिका से मिलने आए। मधुलिका उन्हें अपने क्वार्टर में ले गई और उन्हें चाय नाश्ता करवाने लगी। मधुलिका का क्वार्टर एकदम व्यवस्थित, खूब साफ सफाई, भगवान की पेंटिंग और फैमिली फोटोज, इन सबको देखकर अमिश की माँ बहुत खुश हुई। अमिश की माँ और मधुलिका आपस में बातें करती रहीं। बातों ही बातों में उन्होंने मधुलिका से पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र क्या होगी? मधुलिका, 32 साल। अमिश की माँ, तो तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मधुलिका, आंटी जी टाइम ही नहीं मिला शादी के बारे में सोचने के लिए, हालांकि सब लोग प्रेशर तो बहुत डालते हैं आंटी, तो कर क्यों नहीं लेती? मधुलिका, मगर मुझे कोई समझ ही नहीं आता आंटी, तुम्हें अमिश कैसा लगता है? मधुलिका, मतलब मैं कुछ समझी नहीं आंटी, अगर अमिश से शादी करनी हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मधुलिका, आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में अमिश के पापा बोल पड़ते हैं, हमें तुम्हारे परिवार से बात करनी है, क्या तुम अपने फादर से हमारी बात करवा सकती हो? एक काम करो, उनका नंबर हमको दे दो, हम खुद ही उनसे बात कर लेंगे। मधुलिका अपने पापा का नंबर अमिश के पापा को दे देती है। 2 दिन बाद ही मधुलिका का पूरा परिवार गाजीपुर आ जाता है। मधुलिका पूछती है, आप सब लोग यहाँ अचानक से कैसे, क्या हुआ? पापा, हमको मृत्युंजय अवस्थी जी ने फोन करके यहाँ बुलाया है। मधुलिका, कौन मृत्युंजय अवस्थी, जिनको तुमने मेरा नंबर दिया था? ये सुनकर मधुलिका अपना सर पकड़ लेती है। अगले दिन मधुलिका का परिवार अमिश के परिवार से मिलने जाता है। सब बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे से ऐसे गले मिलते हैं जैसे बहुत पुरानी दोस्ती हो। मधुलिका और अमिश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। अमिश के पापा मृत्युंजय अवस्थी मधुलिका के पापा से कहते हैं, त्रिपाठी जी, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद है, हम मधुलिका को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, आपका क्या फैसला है? मधुलिका के पापा कहते हैं, अवस्थी जी, हमको क्या ऐतराज हो सकता है, मगर बच्चों से इस बारे में बात कर लें, आखिर जीवन उन्हें साथ बिताना है। इतने में अमिश की माँ बोल पड़ती हैं, माफ कीजिएगा भाई साहब, अगर बच्चों से पूछेंगे तो वो हाँ कभी नहीं कहेंगे, उनकी हाँ के चक्कर में हमारा बुढ़ापा भी निकला जा रहा है। ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। मधुलिका की मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अमिश की माँ, हमें भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मधुलिका और अमिश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है, दोनों को इस पर क्या कहना है। अमिश की माँ कहने लगती हैं, दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? अमिश की माँ, हमने तय कर लिया है, तुम दोनों की शादी होगी, ये दोनों परिवारों का फैसला है और तुम दोनों को भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। हमने बहुत सुन ली, अब सिर्फ हमारी चलेगी। अमिश और मधुलिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं मगर कुछ बोलते नहीं। अवस्थी जी, त्रिपाठी जी, आप तारीख निकलवाइए। कुछ दिनों बाद मधुलिका और अमिश की सगाई हो जाती है, हालांकि शादी 3 महीने बाद निकलती है। सगाई होने के बाद भी मधुलिका और अमिश ना तो मिलते थे और ना ही फोन पर बात करते थे। अमिश प्रशासनिक अधिकारी के हिसाब से सौम्य, शिष्ट और गंभीर व्यक्ति थे, जबकि मधुलिका स्वभाव से थोड़ी सी चंचल थी, पर फिर भी अमिश के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के बीच वैलेंटाइन डे आता है तो उसके दोस्त कहते हैं, वह कुछ भी नहीं कहते, मगर तुम तो कह सकती हो, जाओ, आखिर तुम्हारी उनसे शादी होने वाली है। बहुत हिम्मत करके मधुलिका कुछ चॉकलेट्स और एक गुलाब लेकर अमिश से मिलने जाती है। अमिश उसे देखकर, क्या हुआ, कुछ काम था क्या, फोन कर लेती। मधुलिका, मेरे पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। अमिश, ओह हाँ, क्या काम था बताइए। मधुलिका की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो सब अमिश को दे पाती। उसने गहरी सी सांस ली और बस इतना ही बोल पाई, वो मैं शादी का लहंगा अपनी पसंद से खरीदना चाहती हूँ, तो चाहती हूँ कि आप भी अपनी शेरवानी खरीदने मेरे साथ चलिए, क्योंकि लहंगा और शेरवानी मैचिंग होनी चाहिए ना। इतना कहकर मधुलिका वापस चली आई। सबने पूछा क्या हुआ, जो भी बात हुई मधुलिका ने सब कुछ बता दी।
उसकी बात सुनकर सबने अपना माथा पीट लिया। खैर धीरे धीरे वक्त गुजरा। मधुलिका और अमिश प्रणय बंधन में बंध गए। मधुलिका की विदाई होकर अमिश के घर आती है। घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। मधुलिका सारी रस्मों रिवाजों को निभाते निभाते इतनी थकी हुई थी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इतनी हैवी ज्वेलरी, ऊपर से इतना भारी लहंगा, नई दुल्हन है तो ऊपर से लंबा सा घूंघट, और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही थी कि अचानक से उसका पैर लहंगे में उलझता है। गिरने वाली ही होती है कि तब तक अमिश उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अमिश की एक चचेरी भाभी हंसने लगती हैं और मजाक के लहजे में छेड़ती हैं, अरे देवर जी, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र रखिए। गृह प्रवेश की रस्म के बाद अभी भी बहुत सारी रस्में बाकी हैं। धीरे धीरे रस्में खत्म हो रही हैं। इधर मधुलिका की हालत खराब हो रही है थकान की वजह से। वैसे भी शादी में लड़कियों को कितना जागना पड़ता है, ये रस्म वो रस्म, परेशान हो गई थी। शादी के पहले 3 दिन और रात ऐसे ही गुजरे थे। लगता है आज भी ऐसे ही जाने वाला है। मधुलिका के पास अमिश की बहन आती है और कहती है, भाभी वो आपको हॉल में चलना है, वहां पर वह अंगूठी ढूंढने की रस्म होगी। मधुलिका मन ही मन सोचती है, अभी कितनी और रस्में बाकी हैं, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू होती है। घर में 2 पार्टियां बन चुकी थीं, एक दूल्हे की तरफ और एक दुल्हन की तरफ। घर का जितना भी पुरुष वर्ग होता है अमित से कहते हैं कि तुमको हारना नहीं है, और घर की जितने भी औरतें होती हैं मधुलिका से कहती हैं, बहू तुमको हारना नहीं है। अमिश की नानी कहती हैं, मैं नियम समझा दूं इसके, ये एक कंपटीशन है, इसमें सिर्फ 3 ही मौके दिए जाते हैं, जो हारेगा वह सारी जिंदगी जीतने वाले की बात बिना शर्त मानेगा। अमिश के ताऊ जी हंसकर कहते हैं, अरे भाई, कोई भी जीते या कोई भी हारे, मगर चलती तो हमारी धर्म पत्नी जी की ही बात है। धर्म पत्नी के आगे तो सब हारे हैं, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, फिर चाहे रिक्शे वाला। ताऊ जी की ये बात सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। हंसी मजाक के बीच रस्म शुरू होती है। और ये क्या, अमिश अंगूठी निकालकर सबको दिखाते हैं। सब लोग ताली बजाने लगते हैं। अरे वाह भाई, क्या बात है, हारना बिल्कुल मत। दूसरी बार फिर अंगूठी ढूंढना शुरू करते हैं। एक बार अमिश फिर अंगूठी निकालकर सबको दिखाते हैं। सब बहुत खुश होकर कहते हैं, वाह भाई, आप तो जीत गए। नानी, ऐसे कैसे जीत गए, अभी एक मौका और बाकी है। अमिश की ताई जी, बहू इस बार तुम्हें जीतना है, आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। एक बार फिर से अंगूठी ढूंढना शुरू करते हैं। अंगूठी अमिश के हाथ में आ जाती है, मगर वो मधुलिका की तरफ देखता है। मधुलिका का चेहरा उदास होने लगता है। कनखियों से अमिश की तरफ देख रही होती है, जैसे कह रही हो कि मेरी इज्जत आपके हाथ में है। ये देखकर अमिश अंगूठी छोड़ देते हैं। मधुलिका अंगूठी निकालकर सबको दिखा देती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। अमिश कहते हैं, अब और कितनी रस्में बाकी हैं। अमिश की माँ, अब सारी रस्में हो चुकी हैं, अब तुम दोनों आराम करो। अमिश की भाभी मधुलिका को उसके कमरे में छोड़ जाती हैं। भाभी, मधुलिका तुम आराम कर लो, बहुत थकी होगी, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तो इन सब से गुजर कर आई हूँ। तुम थोड़ी देर आराम करके तुम खाना खा लो, टाइम काफी हो चुका है। मधुलिका, भाभी मुझे लग रहा है कि मैं नहा लेती तो ज्यादा अच्छा होता। अमिश की मौसी आ जाती हैं, नहीं बहू, आज तुम नहा नहीं सकती, सुबह ही नहाओगी अब तो, क्योंकि आज तुम्हारा सिंदूर दान हुआ है ना। वैसे भी रात के 9 बज रहे हैं, सुबह होने में बहुत सारा टाइम थोड़ी ना है, सो जाओगी तो पता भी नहीं चलेगा। इतने में अमिश की सिस्टर खाना लेकर आती है। भाभी आप खाना खा लीजिए, और आपका कमरा ये नहीं है, आपका कमरा दूसरा है, आपको वहां जाना पड़ेगा, कहकर मुस्कुराते हुए चली जाती है। मधुलिका खाना खाने के बाद दूसरे रूम में जाती है। जैसे ही मधुलिका रूम में घुसती है, हल्की हल्की पिंक लाइट खूबसूरती से सजावट की हुई थी, इतनी मनमोहक खुशबू कि किसी का भी दिल खुश हो जाए। मधुलिका को लगा जैसे उसकी सारी थकान गायब हो गई हो। वो जाकर बेड पर बैठती है। उसे नींद तो आ रही होती है, पता ही नहीं लगता कब सो जाती है। उसकी आंख अचानक कुछ गिरने से खुलती है। देखती है कि हम इस कमरे में आ चुके हैं। वो गिरे हुए सामान को उठाकर रख रहे होते हैं। मधुलिका अमिश को देखकर एकदम से बेड से उतरकर खड़ी हो जाती है। अमिश, सॉरी वो, ये सब कैसे गिर गया पता नहीं, मगर तुम क्यों उठ गई, सो रही थी, सो जाओ, जानता हूँ बहुत थकी होगी। मधुलिका, बो मैं जान ही नहीं पाई कब नींद आ गई। मधुलिका का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, सोच रही थी अब क्या होगा। अमिश मधुलिका के करीब जाते हैं। अमिश, क्या हुआ? मधुलिका, कुछ नहीं। अमिश, तो बैठो,
अमिश मधुलिका का हाथ पकड़कर मधुलिका को बेड पर बिठाता है। मधुलिका के शरीर में एकदम सहरन सी होने लगती है। मधुलिका कुछ बोल ही नहीं पाती। अमिश, मधुलिका, मैं तुम्हें मधु बुला सकता हूँ? मधुलिका, जी बिल्कुल। अमिश, मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज बुरा मत मानना। मधुलिका, जी कहिए। अमिश, मधु, हमारी शादी हमारे परिवारों का सपना था जो पूरा हो गया, मगर हम दोनों एक दूसरे को अभी ठीक से जानते भी नहीं हैं। मधु, मुझे गलत मत समझना, मैं अपनी कोई मर्जी तुम पर नहीं थोपना चाहता। शादी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। मैं पहले तुमको समझना चाहता हूँ, उसके बाद हमारे बीच और कोई संबंध बने। क्या तुम्हें मंजूर है? मधुलिका, मैं भी यही चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे को जान तो लें। अमिश, थैंक यू मधु, समझने के लिए। हाँ, एक बात और कहूँगा, हम दोनों के बीच की बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं हमारे परिवार क्या सोचे। मधुलिका, आप निश्चिंत रहें, ये बात किसी से नहीं कहूंगी। अमिश, एक बात और, तुम ये अपने कपड़े बदल लो, बहुत भारी होंगे। मैं अब सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। कहकर अमिश बेड के दूसरी साइड लेट जाते हैं। मधुलिका कपड़े बदल कर आती है। तब तक अमिश सो चुके होते हैं। मधुलिका सोते हुए अमिश को देखती है और सोचती है, मैं फालतू में ही डर रही थी। सच में कितने अच्छे इंसान हैं अमिश, नाम के अनुसार ही ईमानदार। कितनी आसानी से सारी बात कह दी। यही सब सोचते सोचते न जाने कब मधुलिका सो जाती है। मधुलिका सुबह जब सोकर उठी तो 7 बज रहे थे। अमिश नहाकर पूजा करके रूम में आए। मधुलिका, आप मुझे जगा देते, कितनी देर हो गई। आज घर में मेरा पहला दिन है, सब क्या सोचेंगे। अमिश, कोई कुछ नहीं सोचेगा। कितनी सुकून से सो रही थी तुम। माँ आई थी, तुम्हें सोता देखकर मुझे मना कर दिया कि मैं तुम्हें जगाऊं नहीं। मधुलिका ये सुनकर अपना सर पकड़ लेती है। मधुलिका, माँ ने कह दिया और आपने मान लिया, हो गया ना मेरी इज्जत का फालूदा। जल्दी जल्दी से उठकर बाथरूम की ओर भागती है। नहाकर तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। अमिश की भाभी उसको सीधा किचन में ले जाती हैं। नई बहू के खाना बनाने की रस्म, हर रोज कोई ना कोई रस्म। इन्हीं रस्मों के बीच मधुलिका को वापस अपने घर जाना होता है। उसकी फैमिली उसे लेने आ गई थी। मधुलिका अपने घर आकर जो भी बची हुई मायके की रस्में थीं, उनको पूरा करती है। मधुलिका अपने कमरे में होती है। उसकी भाभी आकर पूछताछ शुरू कर देती हैं, और बताओ कैसे हैं हमारे नंदोई जी। मधुलिका, अच्छे हैं। भाभी, और भी बताओ। मधुलिका, भाभी छेड़ो मत, आपकी तो शादी हो चुकी है, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही। भाभी, अरे मुंह क्यों फुला लिया, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही। तभी मधुलिका की माँ कमरे में आकर कहती हैं, मधु, तुमको जो भी पैकिंग करनी हो या और कुछ जो भी कर लो, परसों हम इस पगफेरों के लिए आ रहे हैं, तुम्हें भी जाना है उनके साथ। मधुलिका रोनी सी सूरत बनाते हुए, माँ ये क्या बात हुई, मैं अभी ठीक से आराम भी नहीं कर पाई, आप लोगों से मिल भी नहीं पाई, और ये सब इतनी जल्दी। माँ, बेटा वो मुहूर्त अच्छा नहीं है। मधुलिका, ठीक है, जो मन हो वो करो आप सब, मुझे कुछ नहीं कहना है। आप सब जाओ, मुझे सोना है, ठीक से सो भी नहीं पाई। 2 दिन बाद अमिश मधुलिका के घर आते हैं। बड़ा स्वागत सत्कार होता है। मधुलिका ये देखकर बड़बड़ करने लगती है अकेले में, मेरी तो आज तक इतनी इज्जत नहीं की, जब भी आती तो बस ऐसे ही, ये दामाद है, आखिर है तो मेरी वजह से ही। अभी तक मधुलिका अमिश के सामने नहीं गई थी, वो अपना सामान पैक करने में लगी थी। अमिश की नजरें इधर उधर उसे ढूंढ रही थीं। ये सब भाभी देखकर बोली, क्या हुआ, आपकी निगाहें शायद मधु को ढूंढ रही हैं। मधु अपने कमरे में पैकिंग कर रही है। ये सुनकर अमिश झेंप गया। नहीं भाभी, वो भाभी कोई बात नहीं, मैं बुलाकर ला रही हूँ उसको। भाभी, मधुलिका के कमरे में जाकर, क्या बात है, नंदोई जी पर बड़ा जादू कर दिया है, जब से आए हैं तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। मधुलिका, भाभी यार अब बस भी करो। भाभी, बाहर चलो अगर पैकिंग हो चुकी हो। भाभी मधुलिका को लेकर बाहर आ जाती हैं। रेड गोल्डन बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी, होठों पर डार्क रेड मैट लिपस्टिक, मांग में उसकी अंतिम सीमा तक भरा लाल सिंदूर, माथे पर बिंदी भी तो साथ दे रही थी, लाल श्रृंगार का। आंखों की क्या बात, उसकी खूबसूरत सी आंखों में सिर्फ काजल लगाने के बाद ही लोग फ्लर्ट हो जाते थे। अमिश खाना खा रहे थे। मधुलिका को सामने देखकर वो अवाक था, खाना खाना ही भूल गया। सब लोग ये देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मधुलिका के भाई, क्या हुआ अमिश? अमिश शर्माते हुए, कुछ नहीं भैया। अमिश ने एक गहरी सांस ली। फिर अगले ही पल, मधु तुम अपना बाकी का सामान भी पैक कर लेना, हम कल गाजीपुर चलेंगे। मधुलिका,
मगर इतनी जल्दी क्यों? मेरी तो छुट्टियां अभी 15 दिन की बाकी हैं। अमिस, तो अगर तुम रुकना चाहती हो तो घर रुक जाना, मैं वापस चला जाऊंगा। अमिस और मधुलिका गाजीपुर पहुंचते हैं। मधुलिका की छुट्टियों की वजह से वो अमिस के बंगले पर ही रहती है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो दोनों अच्छे दोस्त बन रहे थे। मधुलिका सच समझ कर रहने लगी थी, मगर अमिस कोई ध्यान नहीं देते थे। मधुलिका को फील होने लगा था कि उसे अमिस से प्यार हो गया है, मगर अमिस कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। मधुलिका को ये बात बहुत खराब लगती थी कि अमिस उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मधुलिका की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। मधुलिका अपने स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुकी थी। आज 1 महीने की छुट्टी के बाद मधुलिका अपने स्टेशन वापस आई थी। बधाइयों का दौर चल रहा था। उसके सहकर्मी बहुत सरप्राइज थे कि मधुलिका शादी के बाद कहीं न जाकर स्टेशन ही आई। मोहिनी वैसे तो टिकट बुकिंग सुपरवाइजर हैं, मगर मधुलिका की अच्छी दोस्त हैं। दोनों की एक साथ ही ज्वाइनिंग हुई थी, सो मोहिनी मधुलिका से हंसी मजाक, गुस्सा, एक्शन सब कर लेती थी। मोहिनी, देख मधु, हमको ट्रीट बड़ी वाली चाहिए, कोई बहाना मत बनाना। हम सब जानते हैं तेरे हस्बैंड यहीं के कलेक्टर हैं, तो हल्के फुल्के में मन निपटा देना। मधुलिका मोहिनी को तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराती है। सब लोग मोहिनी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। मधुलिका, ओके बाबा, सबको बड़ी ट्रीट दूंगी। अब खुश? मगर उनसे तो पूछ लें। मोहिनी, आय हाय, उनसे पूछ लें? पूछ लो पूछ लो। सब हंसी मजाक कर रहे थे, मगर इन सब में कोई था जिसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। विनायक त्रिपाठी, वो जब से मधुलिका से मिला है तब से पसंद करता है, मगर कभी मधुलिका से कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस बार सोचा था, मगर तब तक हम इस बीच में आ गए और मधुलिका ने उनसे शादी भी कर ली। सब अपने अपने ड्यूटी पर लग जाते हैं। शिफ्ट खत्म होने के बाद मोहिनी मधुलिका से मिलती है। मोहिनी, मधु एक बात बताओ, कैसे हैं तुम्हारे हस्बैंड? कोहनी से ठेलते हुए। मधुलिका, मतलब? मोहिनी, अच्छा बेटा बनो ना, हम सुहागरात की बात कर रहे, एक आंख मारते हुए। मधुलिका, चुप करो, कैसी बातें कर रही हो? मोहिनी, बताओ ना, देखो तुम चीटिंग नहीं कर सकती। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने तुमको सब बताया था। मधुलिका, मगर मुझे शर्म आती है। मधुलिका, शर्माने का नाटक करती है। मोहिनी, ये ड्रामा मत करो, तुम हनीमून पर भी नहीं गई। मुझे लगा था कहीं विदेश जाओगी। अब मेरे हस्बैंड तो पुलिस में हैं और बजट भी उतना नहीं था तो मनाली ही ले जा पाए, मगर प्रॉमिस किया कि हर वेडिंग एनिवर्सरी या मेरा बर्थडे कहीं घूमने ही जाएंगे। मुझे लगा तू सच में कुछ बड़ा करेगी। तुम्हारे हस्बैंड IAS हैं भाई। मधुलिका, जाते, मगर उनके पास टाइम नहीं था। जाने का क्या है, कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। मधुलिका बात पूरी कर ही पाई कि तभी अमीश के आवाज से मेड का कॉल आता है। मैडम जी, साहब पूछ रहे थे आप यहाँ आएंगी या अपने क्वार्टर में ही रुकेंगी? मधुलिका, आऊंगी वहीं। मेड, मैडम जी एक बात और, डिनर में क्या रेडी करना है? मधुलिका, उनसे पूछ लो वो क्या खाएंगे। मेड, साहब बोले हैं आपसे पूछ लूं। मधुलिका, ऐसा करो, उन्हें जो भी पसंद हो वही बना दो। मेड, अच्छा मैडम जी, और फोन कट जाता है। मोहिनी, क्या हुआ? मधुलिका, कुछ नहीं, वो मेड थी, पूछ रही थी मैं आऊंगी कि नहीं। मोहिनी, ठीक है मैं चलती हूँ। मधुलिका भी ड्यूटी खत्म होने के बाद अमिश के बंगले पर पहुंच जाती है। अमिश घर पर नहीं होते हैं, कोई इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। अमिश काफी लेट आते हैं। और मधु, कैसा रहा छुट्टी के बाद पहला दिन? मधुलिका, अच्छा रहा। डिनर लगवा दूं? अमिश, डिनर नहीं करूंगा, मीटिंग के बाद डिनर कर चुका। मधुलिका, मगर मैं आपका इंतजार कर रही थी। अमिश, मीस तुमने डिनर नहीं किया? मधुलिका, जी आप आ जाएं तो साथ ही करें। अमिश, देखो मधु, आज वेट किया सो किया, आगे से खाना खा लेना, मुझे ये टिपिकल इंडियन बैब की तरह ट्रीट करना पसंद नहीं। कहकर अमिश अपने कमरे में सोने चले गए। मधुलिका सोफे पर बैठी थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। अमिश की ये बात सुनकर मधुलिका ने भी ज्यादा कुछ नहीं खाया, वो भी सोने चली गई। अगले दिन मधुलिका स्टेशन पहुंची। अमिश की रात में कही बात से अब भी अपसेट थी, सो गुस्सा निकाल रही थी छोटे कर्मचारियों पर। मोहिनी, मधु क्या हुआ, कुछ बात है? अमित से कुछ बात हुई क्या? मधुलिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मोहिनी को रात में हुआ किस्सा बताती है। मोहिनी, मतलब अभी तुम दोनों में कोई बात आगे नहीं बढ़ी? कोई नहीं, समझ जाएंगे, होता है यार। कुछ दिन ऐसे ही ठीक ठाक गुजरे कि एक दिन विनायक त्रिपाठी, अरे मधुलिका जी, आपकी पार्टी कब है, हम इंतजार कर रहे। मधुलिका, सर बिल्कुल, वो टाइम नहीं मिला, बस अपने हस्बैंड से पूछ लूं आज ही,
उसके बाद किसी संडे को रख लेंगे। संडे की बात पर सबने हाँ में हाँ मिलाई। मधुलिका शाम को जब बंगले पर पहुंची तो अमित से पार्टी देने की बात कही। अमित, हाँ दे दो, क्या प्रॉब्लम है, रुपए चाहिए हाँ तो ले लेना। मधुलिका, बात रुपयों की नहीं है, आप कब फ्री हैं, मैंने संडे बोला। अमित, मधु मुझे ये पार्टी वगैरह कम पसंद है, वैसे तुम्हारे दोस्त आएंगे, तुम जाओ। मधुलिका, मगर वो शादी की पार्टी है, आपको भी चलना है। अमित, देखता हूँ टाइम होगा तो आ जाऊंगा। मधुलिका को ये बात सुनकर और बुरा लगता है। अभी पहले वाली बात भूल नहीं पाई थी, अब नई बात। खैर 15 दिन बाद पास ही के एक होटल में पार्टी का आयोजन था। मधुलिका के सारे दोस्त आ चुके थे, मगर अमित का अभी तक कोई अता पता नहीं था। मोहिनी, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, बहुत देर हो गई है, सब वेट करके थक गए हैं। मधुलिका, बोले थे आएंगे, मगर लगता है कुछ जरूरी काम होगा तभी नहीं आए। मोहिनी, मधु, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? मधुलिका, हाँ बस वैसा ही है सब। मोहिनी, अपने करीब लाने की कोशिश करो वरना वो हाथ से निकल न जाए। तभी अमित सामने से आते दिखाई पड़ते हैं। मधुलिका के पास जाकर, सॉरी मधुलिका, लेट हो गया, जरूरी काम था। मधुलिका, कोई बात नहीं। मधुलिका एक एक करके सबको अमित से मिलवाती है। मधुलिका काफी खुश है, आखिर अमित आए तो सही। मोहिनी, यार तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? आज संडे है और तुमने तो अपने हस्बैंड को बताया होगा, फिर भी लेट, लगता है उनका मूड नहीं था। मधुलिका, मूड हो या ना हो मगर आए तो है ना। तभी एक आवाज आई, अटेंशन प्लीज। सबने पलटकर आवाज की तरफ देखा। विनायक त्रिपाठी सर बोल रहे थे। विनायक त्रिपाठी, मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो ये पार्टी मधुलिका और अमित सर की शादी की है, मगर डांस वांस तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसीलिए मैंने सोचा इस पार्टी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। ये सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। तो सबसे पहले शुरुआत अमित सर और मधुलिका से ही होगी। क्यों मधुलिका? मधुलिका, तो मुझे डांस करना नहीं आता है और साड़ी पहनकर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। अमित, डांस करना तो मुझे भी नहीं आता है, मुझे मधुलिका के साथ डांस करने की प्रैक्टिस भी नहीं है। आई एम सॉरी, मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। विनायक त्रिपाठी, सर कोई प्राइज थोड़ी मिल रहा है, सब नॉर्मली डांस ही तो करना है। अमित, मैंने एक बार कह दिया मुझे डांस नहीं आता है, मैं जा रहा हूँ, तुम पार्टी एंजॉय करो। मधुलिका, मगर थोड़ी देर रुक जाते आप, डांस नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, देखो मुझे ये पार्टी वार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें एंजॉय करना है तुम करो, मैं जा रहा हूँ। अमित होटल से चले जाते हैं। एक बार फिर मधुलिका का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। विनायक त्रिपाठी मधुलिका के पास आकर, डोंट वरी, अमित सर चले गए तो अपसेट हो, यार वो आईएएस हैं, हजारों काम होते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। मधुलिका, नहीं सर वह मैं। विनायक, कोई बात नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। मधुलिका का जूनियर गगन प्रताप, मैम त्रिपाठी सर बहुत अच्छा डांस करते हैं, मैंने देखा है, आप भी अकेले हैं सर भी अकेले हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को कंपनी दे सकते हैं ना मैम प्लीज। माधुरी, हाँ मधुलिका मैम, सर के साथ डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लीजिए ना। मधुलिका, अच्छा ठीक है, सर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। मधुलिका और विनायक डांस करने के लिए साथ आते हैं। दोनों डांस करना शुरू करते हैं। ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, यूं रात दीवानी मैं जड़ सितारा। ये गाना सुनकर सब लगभग चौंक जाते हैं। इतना रोमांटिक गाना। गगन प्रताप, अरे हो सकता है वह त्रिपाठी सर को मधुलिका का हस्बैंड समझा, इसीलिए ये गाना प्ले कर दिया होगा। सबने गगन प्रताप की बात पर अपनी सहमति दी, मगर असलियत में विनायक ने जानबूझकर ये गाना प्ले करवाया था। विनायक जब भी मधुलिका को टच करता, मधुलिका को अजीब सा महसूस हो रहा था, आज तक उसे ऐसे किसी ने टच नहीं किया था। डांस खत्म होने के बाद एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आप दोनों कितना अच्छा डांस करते हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि आप दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल ये लग रहा था परफेक्ट कपल हैं। पार्टी खत्म होने के बाद रात काफी हो चुकी थी। मधुलिका ने अमित का फोन भी मिलाया, मगर उठा नहीं, तो मधुलिका ने मोहिनी के साथ जाने का फैसला किया। विनायक ने उन दोनों को मोहिनी के क्वार्टर पर छोड़ दिया। मोहिनी के क्वार्टर पहुंचकर मधुलिका ने एक बार फिर अमित का नंबर ट्राई किया, मगर इस बार भी फोन नहीं उठा। मधुलिका ने बंगले के लैंडलाइन नंबर पर फोन किया, फोन सर्वेंट ने उठाया। मधुलिका, हेलो दामोदर, सर कहाँ हैं? दामोदर, मैडम सर तो अपने कमरे में ही हैं, मगर वह आज किसी से बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा अपसेट हैं।
मधुलिका, क्यों, क्या हुआ? मैंने उनका फोन ट्राई किया है, वह फोन ही नहीं उठा रहे हैं। दामोदर, सर को हमने काफी सिगरेट पीते देखा है। जब सर बहुत परेशान होते हैं तभी 4-5 सिगरेट एक साथ पी जाते हैं। और मैडम, हो सकता है सर ने ड्रिंक भी किया हो। जब ऐसा होता है तब किसी से भी बात नहीं करते हैं। मधुलिका, तुम इतना सब कैसे जानते हो? दामोदर, मैडम जब सर आए थे शुरू शुरू में किसी से बात करते थे और बहुत परेशान होने के बाद ऐसा करते थे। मधुलिका, मतलब किससे बात करते थे? दामोदर, मैडम हम ये तो नहीं बता सकते। हाँ, उसके बाद आपकी शादी से पहले भी एक बार परेशान होकर सर ने ऐसा ही किया था। मधुलिका, ठीक है दामोदर, उनका ख्याल रखो और मैं यहीं मोहिनी के साथ हूँ। कल ड्यूटी के बाद आ जाऊंगी। एक बात और, उनको ये बात पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें फोन करके पूछा है कुछ भी। अब फोन रखती हूँ। मोहिनी, यार शादी के 1 महीने बाद भी तुम्हारे हस्बैंड का यही रुख है, कहीं वो किसी और से प्यार तो नहीं करते? मधुलिका, यार मैं नहीं जानती, उनका नहीं कह सकती, मगर मैं शायद उनसे प्यार करने लगी हूँ। आदत सी हो गई है मुझे उनकी। जब तक उनका चेहरा नहीं देखती एक अजीब सी बेचैनी होती है। मोहिनी, देख बह तो कुछ करने से रहे, तुम ही आगे बढ़कर कुछ करो। मधुलिका, अगर वो और नाराज हो गए तो? मोहिनी, देखो तुम्हारा उन पर पूरा हक है, हस्बैंड हैं वह तुम्हारे, सब जायज है प्यार में। मधुलिका, ठीक है, कोशिश करके देखती हूँ। अगली शाम मधुलिका ड्यूटी करके बंगले पर पहुंचती है तो अमिश वहां नहीं होते हैं। मधुलिका सीधे अमिश के कमरे में पहुंचती है। वहां सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, बिस्तर भी अस्त व्यस्त है, सिगरेट के काफी सारे टुकड़े जले हुए पड़े थे, अल्कोहल की बोतल जमीन में लुढ़क रही थी, कांच का गिलास टूटा पड़ा था, बिस्तर पर एक डायरी पड़ी हुई थी। मधुलिका ने डायरी उठाकर जैसे ही खोली, कुछ लिखा हुआ था जो पढ़कर उसके होश उड़ गए। मधुलिका जैसे जैसे डायरी पढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मधुलिका की हिम्मत नहीं पड़ रही थी आगे डायरी पढ़ने की, मगर फिर भी वो अपने कांपते हाथों से पन्ने पलटकर पढ़ रही थी। डायरी थोड़ी पढ़ी, उसके बाद बंद करके बिस्तर पर रख दी। मधुलिका को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो। तेज तेज चिल्लाकर रोना चाहती थी मगर रो नहीं सकती थी। फिर भी थोड़ा सा मन मजबूत किया और डायरी को पढ़ने के लिए अपने साथ अपने कमरे में ले आई। डायरी को रखने के बाद मधुलिका ने बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके नीचे खड़ी हो गई, अपने ऊपर गिरते पानी से और आंसू से अपना दर्द कम कर रही थी। जब मधुलिका शांत हुई तो उसने शावर बंद कर दिया, कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर आकर अपनी मेड लता को आवाज दी। लता, जी मैडम जी, क्या काम है? मधुलिका, एक्स्ट्रा चाय पत्ती के साथ इलायची अदरक वाली हार्ड सी चाय बनाकर ले आओ। लता, मैडम जी, हार्ड चाय क्यों? मधुलिका, बहस मत करो, जितना कहा है उतना करो। इतना सुनकर लता आगे बिना कुछ बोले किचन में चली जाती है। तब तक मधुलिका का फोन रिंग करता है, देखती है तो मोहिनी का कॉल था। मधुलिका, हाँ मोहिनी बोलो। मोहिनी, कहाँ थी यार, कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम पिक नहीं कर रही। सोचा बिजी होगी अपने हस्बैंड के साथ शायद, इसीलिए थोड़ी देर बाद फिर ट्राई किया। मधुलिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं मोहिनी, वो तो अभी आए भी नहीं है, मैं बाथरूम में थी, शायद इसीलिए फोन समझ ही नहीं आया। मोहिनी, क्या हुआ, तुम बड़ी परेशान लग रही हो, रो रही हो क्या? मधुलिका, नहीं तो वो बस ऐसे ही थोड़ा गला ठीक नहीं है। मोहिनी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहकर मधुलिका कॉल कट कर देती है और बिस्तर के नीचे से डायरी उठाकर पढ़ने लगती है। तभी लता चाय लेकर कमरे में आती है। लता मैडम, आपकी चाय, और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। मधुलिका, नहीं। हाँ सुनो, अगर अवस्थी जी आ जाएं तो मुझे बता देना, अब तुम जा सकती हो। लता, मैडम जी, डिनर में क्या बनवाना है? मधुलिका, जो मन हो बना लो, अब जाओ, मुझे अकेला रहना है थोड़ी देर। मधुलिका डायरी के हर शब्द बहुत ध्यान से पढ़ रही थी, हर पैराग्राफ पर उसकी आंखें नम होती जा रही थीं। मधुलिका ने पूरी डायरी पढ़ने के बाद बिस्तर के नीचे छिपा दी, गहरी सोच में पड़ गई। आखिर अमिश की ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि मुझसे शादी की? आखिर क्यों मेरे साथ खिलवाड़ किया? खुशी खुशी सुकून से अपनी जिंदगी जी रही थी मैं। रोते रोते कब आंख लग गई, जान नहीं पाई। कुछ देर बाद लता की आवाज से उसकी नींद खुली। मैडम जी, डिनर रेडी है और साहब भी आ गए हैं, अपने कमरे में हैं। मधुलिका जल्दी से बेड से उतरते हुए, कब आए और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लता, वो आप सो गई थी तभी नहीं जगाया, सोचा डिनर के टाइम पर ही जगाऊं। मधुलिका माथे पर बाल लाते हुए,
तुम ना अपने मन में कम सोचा करो, जितना कहा करूं उतना किया करो। तुम नहीं जानती कितनी प्रॉब्लम होने वाली है, कहकर मधुलिका भागकर अमिश के कमरे की तरफ बढ़ी। लता ये सब सुनकर कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मधुलिका अमिश के कमरे की डोर पर नॉक करती है। अमिश उसे बिना देखे ही आ जाओ मधु। मधुलिका कमरे में एंटर करती है। क्या हुआ, आज बहुत लेट आए आप, और ये सामान बिखरा हुआ क्यों पड़ा है? अमिश कुछ नहीं, एक मीटिंग थी इम्पोर्टेंट, मेरा मूड अच्छा नहीं था इसलिए ये सब। वो रात में ही आप ड्रिंक भी करते हैं? मधुलिका धीमी सी आवाज में बोली। अमिश चौंक कर उसकी तरफ देखता है। तुमको कैसे पता? मधुलिका अल्कोहल की बोतल पड़ी है यहाँ, तो कोई भी देखकर कह देगा कि ड्रिंक किया होगा। अमिश हाँ वो मैं जब अपसेट होता हूँ तब ये सब। खैर छोड़ो, डिनर के लिए लता कह गई है, सो डिनर कर लेते हैं, और मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोऊंगा, कहकर अमिश कमरे से निकलकर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ जाता है। मधुलिका भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल देती है। डिनर करने के बाद अमिश बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला आता है और मधुलिका दूसरे कमरे में चली जाती है। लता और दामोदर भी हैरान थे दोनों के ऐसे बिहेवियर पर। मधुलिका अपने कमरे में आकर परेशानी में इधर उधर टहलने लगती है। उसे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था, तो अपना फोन उठाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड अनु का नंबर डायल करती है। कुछ सोचकर तुरंत कट करके अपना फोन बेड पर फेंक देती है। एक तो रात काफी हो गई है, और अपनी प्रॉब्लम में मैं उसको क्यों घसीटूं? उसका भी अपना परिवार है, मेरी वजह से परेशान हो जाएगी अनु। मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर लूंगी। मधुलिका बेड पर आकर पीठ पीछे तकिया लगाकर बैठ जाती है और ईयरफोन लगाकर तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, सुनने लगती है। मधुलिका रिप्ले करके यही सुन रही थी। गाना सुनते सुनते ही सो जाती है। सुबह उसकी आंख अमिश की तेज आवाज सुनकर खुलती है। वह भागकर अमिश के कमरे की तरफ जाती है। तभी लता और दामोदर कमरे के बाहर सर झुकाकर खड़े दिखाई देते हैं। मधुलिका ये देखकर क्या हुआ, अमिश क्यों गुस्सा कर रहे हैं? लता नहीं मैडम जी, साहब का कोई सामान गुम हो गया है, वही ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। मधुलिका समझ जाती है अमिश उसी डायरी को ढूंढ रहे हैं जिससे वह अपने साथ ले गई थी। मधुलिका दामोदर को और लता को वहां से जाने के लिए कहती है। खुद कमरे से डायरी लेकर अमिश के सामने जाती है। डायरी दिखाकर यही ढूंढ रहे थे ना आप? अमिश मधुलिका के हाथ में अपनी डायरी देखकर ये तुम्हारे पास कैसे पहुंची? ये तो मेरे कमरे में थी, और मधुलिका के हाथ से डायरी छीन लेता है। मधुलिका कल शाम मैं आपके कमरे में आई थी, तभी मैंने इसे देखा था। इतना कहने के बाद मधुलिका की आंखों में आंसू आ गए। अमिश उसकी आंखें देखकर मतलब तुमने पढ़ ली है? मधुलिका कोई जवाब नहीं देती है। सारी मधु, मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहता था, हिम्मत नहीं पड़ी तुम्हें बताने की। तुम जान ही गई हो कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो अब तुमसे क्या छुपाना? मधुलिका आप किसी और से प्यार करते हैं तो मुझसे शादी क्यों की? उसी से शादी करनी चाहिए थी ना, कहकर मधुलिका उदास हो जाती है। अमिश मधुलिका का हाथ पकड़कर बेड पर बिठाता है। मधुलिका के लिए अमिश का पहली बार छूना एक अजीब एहसास था, मगर क्या फायदा, वो तो किसी और से प्यार करते हैं। अमिश मधुलिका के कंधे को झंझोड़ते हुए क्या हुआ मधु? मधुलिका की तंद्रा टूटी। कुछ नहीं, आप क्या कह रहे थे? अमिश मधु आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम शादी के लिए मना कर दो, मगर तुमने भी मना नहीं किया। हमारे पेरेंट्स ने हमारे बारे में फैसला दे दिया। मैं मजबूर था, माँ ने मुझे अपनी कसम दी थी तुमसे शादी करने के लिए। मधुलिका मैं कैसे मना कर देती? मेरी फैमिली भी मुझ पर प्रेशर डाल रही थी आपसे शादी करने का। आपने जो मना नहीं किया तो मुझे लगा सब नॉर्मल है। मुझे क्या पता था शादी करने के बाद सब अनॉर्मल हो जाएगा। मधुलिका की आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे। अमिश देखो मधु, तुम नासमझ नहीं हो, हमारी शादी हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। जब तक विद्या नहीं आ जाती, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मधुलिका ये सब सुनकर बहुत टूट रही थी। मन ही मन खुद से कह रही थी, और मैं जो आपसे प्यार करने लगी अमिश, उसका कोई मोल नहीं। अमिश देखो मधु, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। आज ऑफिस नहीं जाना क्या? लेट हो जाएंगे। अमिश ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चला जाता है। मधुलिका वहां से उठकर अपने कमरे में आ जाती है। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा। उसने स्टेशन फोन करके आज इमरजेंसी छुट्टी ले ली।
बेड पर उल्टी लेट गई, रोए जा रही थी। अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब? आखिर मेरी क्या गलती है? तभी लता दरवाजे पर नॉक करती है। मैडम जी, नाश्ता रेडी है। लता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ। जैसे ही लता जाती है तभी मधुलिका का फोन रिंग करने लगता है। फोन उठाकर देखती है तो मोहिनी का कॉल था। मधुलिका कॉल कट कर देती है। मोहिनी का कॉल आकर रह जाता है। मजबूर होकर मधुलिका कॉल उठाती है। मोहिनी, क्या हुआ मधु? क्या बात है? तुम फोन नहीं उठा रही हो? तुमने छुट्टी ले रखी है? आज तबीयत तो ठीक है ना? मधुलिका, हाँ ठीक हूँ, भर रहा है गले से। मोहिनी, लग तो नहीं रहा तुम ठीक हो। क्या बात है मधु, मुझे बता सकती हो? मधुलिका के सब्र का बांध टूट जाता है और वो रो पड़ती है। मोहिनी, वह किसी और से प्यार करते हैं। मोहिनी ये सुनकर एकदम से दंग रह जाती है। तुझे कैसे पता? मधुलिका मोहिनी को रात से लेकर हुआ अभी तक का सारा किस्सा बताती है। मोहिनी, मधु तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, उन्होंने तुम्हें मिलाया है, आगे भी तुम्हारा साथ बनाए रखेंगे। मधुलिका कोई जवाब नहीं देती है। मधु, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी थोड़ा काम है। मोहिनी कॉल कट कर देती है। उसका मन आशंका से बैठा जा रहा है। विद्या के आने पर मुझे छोड़ देंगे क्या? यही सोचकर मधुलिका का शरीर कांप रहा था। आंखों से बराबर आंसू निकल गए। मधुलिका परेशान होकर बार बार यही सोच रही है कि आखिर क्या होगा। मधुलिका सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रही। न ही ब्रेकफास्ट किया, न ही लंच। अमित लंच करने आवास पर ही आते थे। लंच करके निकल भी गए, मगर इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि मधुलिका घर पर है या नहीं। मधुलिका को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था, मगर कर भी क्या सकती थी? आखिर वो हमारे जो हैं ही नहीं, तो किस अधिकार से उनसे अपने हिस्से का प्यार मांगूं? मधुलिका की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थीं और उनमें सूजन भी आ गई थी। मधुलिका को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। उसे चक्कर आ गया और गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज सुनकर दामोदर जल्दी से दौड़कर आया। मधुलिका जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसने लता को आवाज दी। लता ये देखकर घबरा गई। दोनों ने मधुलिका को उठाकर बेड पर लिटाया और उसका मुंह धुला, पानी पिलाया। मधुलिका को होश तो आ गया था, मगर उसे बहुत ज्यादा तेज बुखार था। दामोदर ने अमिश को फोन किया, मगर अमिश ने बिजी होने की वजह से फोन नहीं उठाया। लता, दामोदर तुम साहब के ऑफिस जाकर उनको बता दो। दामोदर अमिश के ऑफिस जाता है। वहां अमिश की डॉक्टर के साथ मीटिंग चल रही थी। दामोदर लगभग 1 घंटे इंतजार करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद अमिश मीटिंग हॉल से बाहर आते हैं और खड़े होकर सीएमओ से बात कर रहे होते हैं कि तभी नजर दामोदर पर पड़ती है। अरे दामोदर, तुमको क्या हुआ? यहाँ क्यों आए? जरूरी काम था तो फोन कर लेते। दामोदर साहब, हमने आपको फोन किया था मगर आपने उठाया नहीं। साहब वो मैडम जी। अमिश माथे पर बल लाकर, मैडम मतलब मधु, क्या हुआ उसे? दामोदर, पता नहीं साहब, अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई। जब हमने देखा तो मैडम जी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उन्हें बहुत तेज बुखार भी है। अमिश हैरानी से, मतलब मधु आज अपने ऑफिस नहीं गई और तुरंत ही सीएमओ के साथ आवास के लिए चल देते हैं। अमिश, कुछ तो पता होगा क्या हुआ? दामोदर, पता नहीं साहब, मगर मैडम जी कल रात से ही बहुत ज्यादा परेशान थी। रात में सोई भी नहीं। आज भी उन्होंने कुछ खाया नहीं, सिर्फ 1 कप चाय और 1 कप कॉफी पी। अमित समझ चुका था मधुलिका क्यों परेशान थी। तब तक सब आवास पहुंच चुके थे। सीएमओ ने मधुलिका को देखा। कुछ नहीं सर, वीकनेस ही है मैडम को, और सर फीवर है तो मेडिसिन दे दे रहा हूँ। दामोदर, आप मेरी कार से इमरजेंसी मेडिकल किट ले आओ। दामोदर भागकर सीएमओ की कार से किट ले आता है। सीएमओ मधुलिका को फीवर के लिए इंजेक्शन देकर आराम करने को कहते हैं। मैडम आप टेंशन मत लिया करिए और खाइए, आपकी ये हालत कमजोरी की वजह से हुई है। मधुलिका चुपचाप सुन रही थी मगर कुछ बोली नहीं। सीएमओ के जाने के बाद अमिश, मधु ये सब क्या है? ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? मधुलिका उठने लगी तो अमिश, नहीं नहीं उठो मत, अभी लेटी रहो। अमिश लता को आवाज देकर बुलाकर, लता जाओ मैडम के लिए जूस बनाकर लाओ। अमिश, मधु आई एम रियली सॉरी, मेरी ही गलती है, मुझे तुमको पहले ही बता देना चाहिए था, मगर मजबूरी थी मेरी, कैसे बताता। मधुलिका, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो है कहाँ इस वक्त? अमिश उदास होकर, उसकी शादी हो चुकी है मगर उसने मुझसे वादा किया है वो आएगी मेरे पास, हमारी बात भी होती है। मधुलिका ये सुनकर हैरान थी कि जिसकी शादी हो गई उसके लिए इंतजार कर रहे, अपनी पत्नी का ख्याल भी नहीं है।
तभी लता जूस लेकर आती है। अमिश जूस लेकर लता को जाने को कहता है। मधुलिका उठने को करती है, तभी अमिश उसे सहारा देकर उठाता है। जूस का गिलास उठाने के लिए जैसे ही मधुलिका हाथ बढ़ाती है कि तभी अमिश गिलास उठाकर उसे पिलाने लगता है। मधुलिका, मैं पी लूंगी, आप परेशान मत होइए। अमिश, बहुत अच्छा काम भी किया है तुमने, अब मुंह बंद करो और जूस पियो। मधुलिका, अगर मुंह बंद कर लूंगी तो जूस कैसे पीऊंगी? अमिश, बात मत करो, जूस पियो। जूस पिलाने के बाद तुम आराम करो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। अमिश कमरे से बाहर निकल जाता है। मधुलिका भी थोड़ी देर बाद इंजेक्शन के असर से सो जाती है। अमिश ऑफिस से आने के बाद सीधे मधुलिका के पास जाकर उसको छूकर देखा, तभी मधुलिका की आंख खुल गई। अमिश उसका हाथ पकड़े था। हड़बड़ाकर अमिश ने उसका हाथ छोड़ दिया। बोबो, मैं देख रहा था, तुम्हारा फीवर ठीक हुआ या नहीं? मधुलिका मुस्कुराते हुए, ठीक हूँ अब। अमिश थोड़ा सा गंभीर होते हुए, मधु, तुमसे एक बात कहनी थी मुझे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुमको सब बता देना चाहता था, मगर माँ ने अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया था। मधु, तुम समझ रही हो ना, विद्या मेरा पहला प्यार है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका साथ पाने के लिए ही हूँ। मैं आज भी उसका इंतजार कर रहा हूँ मधु। मधुलिका शांति से अमिश की बात सुन रही थी। वह बता भी नहीं सकती थी कि अंदर से कितना टूट रही थी। ये सब सुनकर अमिश, मधु कुछ बोलो। मधुलिका, क्या बोलूं, बस सुन रही हूँ। वैसे आपने बताया था विद्या की शादी हो गई है, तो फिर वो कैसे आपके साथ? मधुलिका ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। अमिश, वो आएगी, उसने शादी की नहीं है, जबरदस्ती उसकी शादी की गई है मधु, उसने मजबूर होकर की है। मधु, मैं उसकी आंखें नहीं भूल पाता, उसकी वो मुस्कान जिस पर मेरा दिल आया था। मधुलिका सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप अमिश की बातें सुन रही थी। वो आपको मिली कहाँ? अमिश, वो जय भाई की शादी में। मधुलिका सोचते हुए, कौन? वो मेरे मामा जी के बेटे, उन्हीं की सिस्टर शेफाली की दोस्त है वो। मधु, वो जय भाई की शादी का दिन था, मैं उसी दिन पहुंचा था क्योंकि मेरा पीजी फाइनल ईयर का लास्ट एग्जाम था। वो पहले से वहां आई थी, सब उसे ही पुकारते रहते थे क्योंकि वो हर काम फटाफट कर देती थी। माँ भी उसे पसंद करती थी, हालांकि मैं उसे नहीं जानता था। शादी के फंक्शन में उसने ब्लैक कलर का लहंगा पहना था और अपने हेयर्स खुले छोड़े थे, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया होगा। उसकी बड़ी बड़ी सी आंखें, गुलाबी होंठ, उसके हाथ इतने नर्म कि जैसे फूलों की डाल हों। मुझे वो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। पता है मधु, वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। शायद तभी किसी ना किसी बहाने से मुझसे टकरा जाती, बस मुस्कुराते हुए चली जाती, बोलती कुछ नहीं। मैं उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था तो मैं रुक गया। शेफाली को बहुत मनाया कि विद्या को रोक ले। विद्या 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकती थी। मैंने इसी बीच उसे अपने दिल की बात कह दी। उसने वहां तो कुछ नहीं कहा, मगर मुझसे मेरा नंबर लेकर चली गई। मैं भी घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद अचानक से उसने कॉल किया। धीरे धीरे हम बात करने लगे। किस्सा आगे बढ़ता गया। मधु, तुम सुन रही हो ना? अमिश ने मधुलिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मधुलिका आंखें बंद करके अमिश की बातें सुन रही थी, आंखें खोलकर। मैं सुन रही हूँ। फिर क्या हुआ? अमिश, फिर क्या? हम एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे, बस किसी को भी नहीं पता था हमारे बारे में। मगर एक दिन वही हुआ जिसका हमें डर था, उसके घर में पता चल गया। बहुत बवाल हुआ, इतना कि बात डैड तक पहुंच गई। विद्या की फैमिली घर तक आ गई। वो लोग शादी करने की बात कर रहे थे, मगर मैं शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकता था? मेरे पास तो जॉब भी नहीं थी। मैंने टाइम मांगा, मगर वो जबरदस्ती पर अड़े थे। डैड से बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट किया उन्होंने कि शादी दूसरी जगह करने की बात की। मधु, फैमिली का अपना अपना ईगो था, इसमें मेरी और विद्या की किसी ने नहीं सोची। डैड ने मुझे दिल्ली भेज दिया, कुछ करके आना है। मैं भी विद्या के लिए ही गया था, जी जान लगा दी अपनी। हम बहुत तो नहीं, मगर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते थे। मैं सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग पर चला गया। विद्या से बात होनी भी कम हो गई। मैं जब वापस आया तो उसकी शादी हो चुकी थी। कहते कहते अमिश की आंखों में आंसू निकल आए। मधुलिका की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मधुलिका ने अमिश के गालों पर आए आंसू पोंछकर कहा, आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अमिश, मधु, मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी अधूरी है मधु। मैं जब भी परेशान होता हूँ तभी ड्रिंक करता हूँ। मुझे स्मोकिंग की लत लग गई है। मधु, कुछ बोलो भी।
सिर्फ मैं ही बोलता जा रहा हूँ तब से। मधुलिका, बातों बातों में बहुत टाइम हो गया है, डिनर भी नहीं किया। अमिस, ओ सॉरी मधु, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुमको परेशान कर रहा। मैं लता से कहता हूँ डिनर लगा दे। मधुलिका, हाँ चलिए, हम डाइनिंग हॉल में ही चलते हैं। कुछ टाइम बाद डिनर करके मधुलिका अपने रूम में आ जाती है। वो लाइट्स ऑफ करने जा ही रही होती है कि अमिस कमरे में आकर, मधु, क्या आज मैं तुम्हारे साथ इस रूम में, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मेरे रूम में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज माइंड मत करना। मधुलिका मन ही मन, मैं क्यों माइंड करूंगी, मैं तो चाहती हूँ आप मेरे पास मेरे साथ रहें। अमिस, मधु क्या हुआ, क्या सोच रही? आई प्रॉमिस कि तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। मधुलिका, नहीं वो ये बात नहीं है, आप रुक सकते हो, मीन्स यहाँ लेट सकते हो। अमिस मधुलिका का हाथ पकड़कर, थैंक्स मधु मुझे समझने के लिए। मधुलिका आंखें झपकाकर हम कहती है और अमिस बेड के एक साइड लेट जाता है। मधुलिका भी लेट जाती है। मधुलिका सोच विचार में पड़ी है, आखिर क्या करूं, ये विद्या को भूल नहीं पा रहे। शादी हो चुकी है फिर भी मेरे जज्बातों को नहीं समझ पाएंगे कि मैं अमित से प्यार करने लगी हूँ, मगर मेरे मन की बात नहीं समझेंगे। क्या करूं मैं? मधुलिका ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अमित का हाथ उसके हाथ से टकरा जाता है। मधुलिका की धड़कन वैसे भी बहुत तेज चल रही थी। आज अमित के साथ पहली बार एक कमरे में एक बिस्तर पर लेटी थी। वो देखती है, अरे अमित तो सो चुके हैं। वो अमित के चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। मैं जी भर के आपको देखना चाहती हूँ, पता नहीं फिर कब मौका मिले। मधुलिका अमित का हाथ अपने हाथों में लेकर, अमित, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करने लगी हूँ, फिर भी मैं आपकी खुशी के लिए वही करूंगी जो आप चाहते हैं। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मधुलिका अमित का हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए ही सो जाती है। अगली सुबह अमित की आंख खुलती मधुलिका कमरे में नहीं होती है। वो उठकर चेक करता है, उसे मधुलिका नहीं दिखाई पड़ती है। वो लता से पूछने जा ही रहा होता है कि मधुलिका तभी छत से उतरती हुई नजर आती है। गुड मॉर्निंग, उठ गए आप? अमिस, वेरी गुड मॉर्निंग तुमको। रेडी होकर कहाँ जा रही हो? मधुलिका, अपनी ड्यूटी पर। और कहाँ? अमिस, तुम अभी ठीक नहीं हो, घर पर ही आराम करो। मधुलिका, आप परेशान नहीं होइए, घर में बोर हो जाऊंगी, अगर प्रॉब्लम हुई तो आ जाऊंगी। आप फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं कर चुकी हूँ। मधुलिका अपना पर्स उठाकर स्टेशन के लिए निकलने ही वाली होती है। अमिस, रुको मैं तुमको छोड़ देता हूँ। मधुलिका, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं चली जाऊंगी, ड्राइवर छोड़ देगा। अमिस गुस्साते हुए, मैं कह रहा हूँ रुको, छोड़ देता हूँ। मधुलिका वहीं सोफे पर बैठ जाती है। कुछ टाइम में अमिश रेडी होकर मधुलिका के साथ स्टेशन के लिए निकलता है। रास्ते भर कोई बात नहीं करते दोनों। कुछ देर बाद स्टेशन पहुंचकर मधुलिका कार से उतरकर आगे बढ़ती है। तभी पीछे से अमिश आवाज देकर, मधु सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मधुलिका खुश हो जाती है, आखिर क्या कहना चाहते हैं? वो खड़ी हो जाती है। अमिश उसके करीब आकर, सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा हुआ मधु। जब तक विद्या नहीं आ जाती और जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये बात सुनकर मधुलिका का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो पलके झपकाकर उन्हें गिरने से रोक लेती है। अमिश, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। वो मुड़कर चला जाता है। मधुलिका अभी भी उसी जगह खड़ी है जैसे जम गई हो और अमिश को जाते हुए देख रही थी। अमिश मधुलिका की आंखों से ओझल हो चुका था, मगर मधुलिका अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके कदम नहीं उठ रहे थे कि चलकर अपने ऑफिस में चली जाए। विनायक त्रिपाठी, जो मधुलिका को बहुत देर से एक ही जगह खड़ा देख रहे थे, पास आकर, क्या हुआ मधुलिका, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मधुलिका, कुछ नहीं सर, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। मधुलिका ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, मगर विनायक त्रिपाठी ने उसके आंसू देख लिए थे, मगर कुछ कहा नहीं। चलिए मैं आपको आपके केबिन तक छोड़ देता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको नहीं आना चाहिए था, 1-2 दिन रेस्ट कर लेती, उसके बाद आती। मधुलिका, मैं ठीक हूँ। धीरे धीरे अपने केबिन की ओर बढ़ने लगती है। आज उसका मन बिल्कुल भी कुछ करने का नहीं हो रहा था। सारा दिन सिर्फ अमिश की डिवोर्स वाली बात पर ध्यान अटकता रहा। मधुलिका की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी। मोहिनी उसे अपने साथ अपने क्वार्टर पर ले गई। मोहिनी, मधुलिका तुम क्यों परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम लो,
तुम तो बहुत मजबूत लड़की हो, ऐसे कैसे टूट सकती हो? मधुलिका मोहिनी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं नहीं जानती थी कि शादी के बाद मुझे ये सब देखना पड़ेगा। इससे तो अच्छा होता कि मैं शादी ही नहीं करती। मोहिनी, अच्छा तुम मुंह हाथ धो लो, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तब तक मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद मोहिनी कॉफी बनाकर लाती है। कॉफी पीते पीते मोहिनी, मधु अब मुझे सारी बात बताओ कि क्या हुआ। मधुलिका उदास होकर अपनी सारी परेशानी मोहिनी को बता देती है। विद्या के बारे में अमीश ने जो कुछ भी बताया था वह सब कुछ मोहिनी को बता देती है। मोहिनी गंभीरता से सोचते हुए, मतलब अभी भी उससे प्यार करते हैं जबकि उसकी शादी हो चुकी है, उसे वापस पाना चाहते हैं। इससे घबराने की क्या बात है मधु? मधुलिका चौंक कर मोहिनी की तरफ देखती है। मतलब इतनी बड़ी टेंशन है और तू कह रही है मैं घबराऊं नहीं? मोहिनी, देख टेंशन तो तब होती जब विद्या अमीश जी के साथ होती या उसकी शादी नहीं हुई होती। मधुलिका, दिमाग से काम ले, तुम्हारे पास मौका है अमीश जी का दिल और दिमाग बदलने का, उनकी फीलिंग तेरे लिए जगाने का। मधुलिका, मोहिनी, तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मोहिनी, सिंपल सी बात है, अमीश जी जो भी करना चाहते हैं अभी करने दो, कुछ मत कहना, बस ज्यादा से ज्यादा उनके करीब रहने की कोशिश करो, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो, हर वो काम करो जिससे उनको खुशी मिलती है। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मधुलिका थोड़ा सा सोचते हुए, अगर फिर भी उनकी फीलिंग मेरे लिए नहीं आई, विद्या आ गई तो? मोहिनी, विद्या नहीं आएगी, आ भी गई तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अमीश जी तुम्हारे हस्बैंड हैं, तुम्हें अपना हक मांगना नहीं है बल्कि पाना है, और देखना अमीश जी तुम्हारे ही होंगे। मधुलिका, मगर वो तो डिवोर्स की बात कर रहे हैं। मोहिनी, डिवोर्स तो विद्या के आने के बाद देने की बात कही है ना, तब तक तो तुम उनके दिल में दस्तक दे चुकी होगी। मधुलिका, तो मुझे क्या करना है? मोहिनी, कुछ नहीं, जो मैंने बताया सिर्फ वही करो। एक काम करो, आज तुम मेरे साथ ही रुक जाओ, ड्यूटी करने के बाद कल चली जाना। मोहिनी का फोन रिंग करता है, उसके हस्बैंड का कॉल था। मधुलिका, तुम आराम करो, और मोहिनी उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। मधुलिका खुद से बातें करते हुए, अमीश आप मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी, किसी हाल में दूर नहीं होने दूंगी आपको खुद से। विद्या आपका पहला प्यार है तो क्या हुआ, मैं आपका आखिरी प्यार बनूंगी। किसी का पहला प्यार बनना तो बहुत आसान है, मगर किसी का आखिरी प्यार बनना बहुत मुश्किल, और मैं ये मुश्किल काम करके दिखाऊंगी। आखिर मैं भी मधुलिका अमीश अवस्थी हूँ। मोहिनी पास आकर, मैडम किन ख्यालों में खोई हुई हो, फोन देखो कब से वाइब्रेट कर रहा है। मधुलिका जब तक फोन उठाकर देखती है, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अमीश की बहुत सारी कॉल पड़ी थी, नंबर डायल करने वाली होती हैं कि अमीश का कॉल फिर से आने लगता है। मधुलिका कॉल पिक करके कुछ बोल ही नहीं पाती। उधर से अमीश, तुम ठीक तो हो ना, कब से कॉल कर रहा? मोहिनी मधुलिका को फोन स्पीकर ऑन करने को कहती है। मधुलिका स्पीकर ऑन कर देती है। उधर से अमीश, सुन रही हो ना मधु? मधुलिका, जी सुन रही हूँ, मैं ठीक हूँ। अमीश, मैंने तुमको आज जाने से मना किया था, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर पर आराम करो, मगर नहीं, तुमको तो बस काम करना है। पता है तुमको मैं कितना परेशान था, एक तो तुम्हारी तबीयत कल कितनी खराब थी, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही, मैं तो घबरा ही गया था। घर आ जाओगी कि ड्राइवर भेजूं? मधुलिका, मैं आज घर पर नहीं आऊंगी, मेरा क्वार्टर है ना, वहीं रुक जाऊंगी। अमीश, नहीं, वहां अकेले रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। मधुलिका, नहीं, मैं मोहिनी के साथ हूँ। अमीश, मोहिनी कहाँ है? मेरी बात करवाओ उससे। मोहिनी वहीं बैठी सब सुन रही थी। मोहिनी, जी सर बताइए। अमीश, मोहिनी देखो, मधु बहुत जिद्दी है, तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी गई, तुम उसका ख्याल रखना, उसको मेडिसिन जरूर खिला देना, खाती नहीं है, ध्यान रखना। मोहिनी, जी सर, मैं आपकी मधु का पूरा ख्याल रखूंगी। उधर से अमीश कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर मोहिनी जोर जोर से हंसे जा रही थी। मधुलिका, तुमको क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? यार मुझे लगता है कि अमीश जी बहुत जल्दी तुम्हारे प्यार में गिर जाएंगे। मधुलिका, तुम्हें कैसे पता? मोहिनी, देखो आज उनकी जो परवाह है ना, बस उसे ही प्यार में बदलना है। मधुलिका, चलो ज्यादा प्यार प्यार मत करो, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। मोहिनी हंसते हुए किचन से खाने के लिए कुछ लाने चली जाती है। अगले दिन मधुलिका अपनी ड्यूटी करके रात में अमीश के बंगले पर जाती है। वहां अपने घर की गाड़ी खड़ी देखती है, सोचकर कौन आया है और मुझे नहीं पता। तभी दामोदर दिख जाता है। मधुलिका, दामोदर भैया, कोई आया है क्या? दामोदर, जी मैडम, आपके भाई और उनके दोस्त आए हैं। मधुलिका ये सुनकर खुश हो जाती है, दौड़कर गेस्ट रूम की तरफ जाती है।
वहाँ अमिश, बीरेन भाई और उनके दोस्त सार्थक को देखकर, भाई आप कब आए और मुझे कुछ बताया भी नहीं। बीरेन, अगर बता दिया होता तो सरप्राइज कैसा लगता। भाई से मिलने की खुशी अपनी बहन के चेहरे पर कैसे देखता। मधुलिका अपने भाई के गले लग गई। मधुलिका सार्थक से झूठी गुस्सा करने का नाटक करके, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, आप मेरी शादी में नहीं आए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सार्थक, इतना गुस्सा हो कि भाई के गले भी नहीं लगी। तुम्हारी शादी के लिए क्या क्या प्लानिंग की थी मैंने, मगर जब तुम्हारी शादी हुई तब मैं यहाँ था ही नहीं। इतनी जल्दी जल्दी में शादी करोगी तो कौन आ पाएगा, यही होगा ना। मैं अपनी साड़ी का इंतजाम करके आया हूँ। सार्थक ढेर सारी वैरायटी की चॉकलेट्स मधुलिका को पकड़ा देता है। मधुलिका, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अभी भी चॉकलेट लेकर आते हैं। सार्थक हंसते हुए, मेरे लिए तो तू मेरी छोटी बहन ही है ना। कोई नहीं, तू बड़ी हो गई है, 2-3 साल बाद अपने भांजे भांजी के लिए लेकर आया करूंगा। ये सुनकर मधुलिका और अमिश एक दूसरे को देखने लगते हैं। सार्थक ये देखकर, क्यों, क्या हुआ, गलत थोड़े कह रहा हूँ। तभी अमिश बात को बदलने के लिए, क्यों ना एक एक चाय फिर से हो जाए। अरे लता, चाय बनाकर ले आओ। मधुलिका अमिश की ओर देखकर, आपको पता है भाई से ज्यादा मुझे सार्थक भाई प्यार करते हैं। मैंने जो भी एग्जाम दिए हर बार सार्थक भाई मुझे दिलवाने ले गए। भाई तो बस बहाना बनाकर गायब हो लेते थे। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। बीरेन, अरे मधु, ये कुछ सामान है, मम्मी ने भेजा है। मधुलिका, कैसा सामान। बीरेन, वो अगले हफ्ते करवा चौथ है, उसी का कुछ सामान है। मधुलिका सामान को खोलकर देखने लगती है। अमिश के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। बेटा सब ठीक है, बीरेन आया क्या। अमिश, जी माँ, बीरेन भाई यहीं हैं। माँ, अच्छा हमारी बहू कहाँ है, जरा उनको फोन दीजिए। अमिश मधुलिका को फोन पकड़ा देता है। मधुलिका, जी माँ प्रणाम। माँ, खुश रहिए, वो हमने भी कुछ सामान बीरेन से भिजवाया है। तभी बीरेन उनका दिया पैकेट मधुलिका को देता है। मधुलिका बात करते करते ही पैकेट खोलती है। माँ, इसमें तो ज्वेलरी है। माँ, जी बेटा जी, आपके गहने हैं, तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना, ये सब ले ही नहीं गई थी, बीरेन आया तो भिजवा दिए। माँ, अच्छा अमीश को फोन दो। मधुलिका अमीश को फोन पकड़ाकर सामान रखने चली जाती है। उसके भाई रात भर रुकने के बाद अगली सुबह वापस लौट जाते हैं। मधुलिका और अमीश भी अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।